लाहौर पहुंचने के बाद उसके लिए अगला मरहला किसी की मदद हासिल करना था, मगर किसकी? वो हॉस्टल नहीं जा सकती थी। वो जवेरी और बाकी लोगों से रब्ता नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके घर वाले उसकी दोस्तों से वाकिफ थे और चंद घंटों में वो उसे लाहौर में ढूंढने वाले थे। बल्कि हो सकता है अब तक उसकी तलाश शुरू हो चुकी हो और उस सूरत हाल में उन लोगों से रब्ता करना खतरे से खाली नहीं था। उसके लिए सबिहा की सूरत में वाहिद ऑप्शन रह जाता था, मगर वो इस बात से वाकिफ नहीं थी कि वो अभी पेशावर से वापस आई थी या नहीं। सबिया के घर पर मुलाजिम के सिवा और कोई नहीं था। वो लोग अभी पेशावर में ही थे। वापस कब आएंगे? उसने मुलाजिम से पूछा। उसे जानता था। क्या आपके पास वहाँ का फ़ोन नंबर है? उसने कदरे मायूसी के आलम में पूछा। जी, वहाँ का फ़ोन नंबर मेरे पास है, मुलाजिम ने उससे कहा। वो आप मुझे दे दें, मैं फ़ोन पर उससे बात करना चाहती हूँ। उसे कुछ तसल्ली हुई। मुलाजिम उसे अंदर ले आया। ड्राइंग रूम में उसे बिठाकर उसने वो नंबर ला दिया। उसने मोबाइल पर वहीं बैठे बैठे सबिहा को रिंग किया। फ़ोन पेशावर में घर के किसी फर्द ने उठाया था और उससे बताया कि सबिया बाहर गई हुई है। इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया। सबिहा से मेरी बात नहीं हो सकी, मैं कुछ देर बाद उसे दोबारा फ़ोन करूँगी, उसने पास खड़े मुलाजिम से कहा। तब तक मैं यहीं बैठूंगी। मुलाजिम सर हिलाते हुए चला गया। उसने 1 घंटे के बाद दोबारा सबिया को फ़ोन किया। वो उसकी कॉल पर हैरान थी। उसने मुख्तसर तौर पर अपना घर छोड़ आने के बारे में बताया। उसने उसे सालार से अपने निकाह के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं जानती थी सबिया उस सारे मामले को किस तरह देखेगी। इमामा, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ये है कि तुम इस मामले में कोर्ट से रब्ता करो, तब्दीली मजहब के हवाले से प्रोटेक्शन मांगो। सबिया ने उसकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, मैं ये करना नहीं चाहती। क्यों? सबिया, मैं पहले इस मसले के बारे में बहुत सोच चुकी हूँ। तुम मेरे बाबा की पोजीशन और असर और रसूख से वाकिफ हो। प्रेस तो तूफान उठा देगा। मेरी फैमिली को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं चाहती कि मेरे घर पर खतरा हो, मेरी वजह से मेरे घर वालों की ज़िंदगी को खतरा हो। और आज तक जितनी लड़कियों ने इस्लाम कबूल करके कोर्ट प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की है, उनके साथ क्या हुआ है? कोर्ट दारुल अमान भिजवा देती है, वो जेल भिजवाने के मुतरादफ है। केस का फैसला कितनी देर तक हो कुछ पता नहीं। घर वाले एक के बाद एक केस फाइल करते रहते। कितने साल इस तरह गुजर जाएंगे कुछ पता नहीं होता। अगर किसी को कोर्ट आज़ाद रहने की इजाज़त दे भी दे तो वो लोग इतने मसले खड़े करते रहते कि बहुत सारी लड़कियां वापस घर वालों के पास चली जाती हैं। मैं न तो दारुल अमान में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, न ही लोगों की नज़रों में आना चाहती हूँ। मैंने खामोशी के साथ घर छोड़ा और मैं उसी खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ मामा, लेकिन मसाइल तो तुम्हारे लिए अभी भी खड़े किए जाएंगे। वो तुम्हें तलाश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और उन लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे जो तुम्हें पनाह देंगे। और वो जब तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे तो मुझ तक पहुँचना तो उनके लिए बहुत आसान होगा। तुम्हारी मदद करके हमें बहुत खुशी होगी, मगर मेरे अब्बू यही चाहेंगे कि मदद छुप कर करने की बजाय खुलकर की जाए और कोर्ट इस मामले में यकीनन तुम्हारे हक में अपना फैसला देगी। तुम अभी मेरे घर पर ही रहो। मैं इस बारे में मुलाजिम को कह देती हूँ और आज मैं अब्बू से बात करती हूँ। हम कोशिश करेंगे कल लाहौर वापस आ जाएं। इमामा ने मुलाजिम को बुलाकर फ़ोन उसके हवाले कर दिया। सबिहा ने मुलाजिम को कुछ हिदायत दी और फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं सबिहा बीबी का कमरा खोल रहा हूँ, आप वहाँ चली जाए, मुलाजिम ने उससे कहा। वो सबिहा के कमरे में चली गई, मगर उसकी तशवीश और परेशानी में इजाफा हो गया था। वो सबिहा के नुक्ते नज़र को समझ सकती थी। वो यकीनन ये नहीं चाहती थी कि खुद सबिहा और उसकी फैमिली पर कोई मुसीबत आए। उस मामले में सबिहा के अंदेशे दुरुस्त थे। अगर हाशिम मुबीन को ये पता चल जाता कि उसे सबिहा की फैमिली ने पनाह दी थी तो उनके जानी दुश्मन बन जाती। शायद इसीलिए सबिहा ने उससे कानून की मदद लेने के लिए कहा था, मगर ये रास्ता उसके लिए ज़्यादा दुश्वार था। जमात के इतने बड़े लीडर की बेटी का इस तरह मजहब छोड़ देना पूरी जमात के मुंह पर तमाचे के मुतरादफ था और वो जानते थे कि उससे पूरे मुल्क में जमात और खुद उनके ख़ानदान को कितनी ज़ख्म पहुँचेगी और उस बेइज्जती से बचने के लिए किस हद तक जा सकते थे। इमामा जानती नहीं थी मगर अंदाज़ा कर सकती थी। वो सबिहा के कमरे में दाखिल हो रही थी जब उसके जहन में एक धमाके के साथ सईदा मरियम सबताली का ख्याल आया था। वो सबिहा की 2 साल क्लास फेलो थी।
वो उससे कई बार मिलती रही थी। एक बार सबिया के घर पर ही मरियम को उसके कबूल इस्लाम का पता चला था। वो शायद सबिया की वाहिद दोस्त थी जिसे सबिया ने इमामा के बारे में बता दिया था, और मरियम बहुत हैरान नजर आ रही थी। तुम्हें अगर कभी मेरी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना, बल्कि बिला झिझक मेरे पास आ जाना, उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ इमामा से हाथ मिलाते हुए कहा। बाद में भी इमामा से होने वाली मुलाकातों में वो हमेशा उसे उसी गर्मजोशी के साथ मिलती रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे उसका क्यों ख्याल आया था या वो किस हद तक उसकी मदद कर सकती थी, मगर इस वक्त उसने उससे भी राब्ता करने का फैसला किया। उसने मोबाइल से फ़ोन करना चाहा, मगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। उसने उसे रिचार्ज करने के लिए लगाया और खुद लॉन्च में आकर अपनी डायरी से मरियम का नंबर डायल करने लगी। फ़ोन डॉक्टर सब्त ने उठाया था। मैं मरियम से बात करना चाहती, मैं उनकी दोस्त हूँ, उसने अपना तारुफ करवाया। उसने पहली बार मरियम को फ़ोन किया था। मैं बात करवाता हूँ, उन्होंने फ़ोन होल्ड रखने का कहा। कुछ सेकंड्स के बाद इमामा ने दूसरी तरफ मरियम की आवाज़ सुनी। हेलो हेलो मरियम, मैं इमामा बात कर रही हूँ। इमामा इमामा हाशिम, मरियम ने हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो उसे अपने बारे में बताती गई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। जब उसने बात खत्म की तो मरियम ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं सबिया के घर पर हूँ, मगर सबिया के घर पर कोई नहीं है, सबिया पेशावर में है। उसने सबिहा के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में उससे नहीं बताया। तुम वहीं रहो, मैं ड्राइवर को भिजवाती हूँ, तुम अपना सामान लेकर उसके साथ आ जाओ। मैं इतनी देर में अपनी अम्मी और अब्बू से बात करती हूँ। उसने फोन बंद करते हुए कहा। ये सिर्फ इत्तेफाक था कि उसने डॉक्टर सब्त के घर की जाने वाली कॉल सालार के मोबाइल से नहीं की थी, वरना सिकंदर उस्मान डॉक्टर सब्त अली के घर भी पहुंच जाते। और अगर इमामा को ये ख्याल आ जाता कि वो मोबाइल के बिल से उसे ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे तो लाहौर आकर एक बार भी मोबाइल इस्तेमाल न करती। एक और इत्तेफाक था कि डॉक्टर सब्त अली ने अपने ऑफिस की गाड़ी और ड्राइवर को उसे लेने के लिए भिजवाया था, वरना सबिहा का मुलाजिम मरियम की गाड़ी और ड्राइवर को पहचान लेता, क्योंकि मरियम अक्सर वहां आया करती थी और सबिहा के साथ साथ वो लोग भी ये जान जाते कि वो सबिहा के घर से कहाँ गई थी। आध घंटा बाद मुलाजिम ने गाड़ी के आने की इत्तला दी। वो अपना बैग उठाने लगी। क्या आप जा रही हैं? हाँ, मगर सबिया बीबी तो कह रही थी कि आप यहाँ रहेंगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर सबिया का फोन आए तो आप उसे बता दें कि मैं चली गई हूँ। उसने दानिस्ता तौर पर उसे ये नहीं बताया कि वो मरियम के घर जा रही थी। वो पहली बार मरियम के घर गई थी। उसका ख्याल था कि वहां जाकर उसे एक बार फिर मरियम और उसके वालिदैन को अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। वो ज़हनी तौर पर खुद को सवालों के लिए तैयार कर रही थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग तो नाश्ता कर चुके, तुम नाश्ता कर लो। मरियम ने पोर्च में उसका इस्तकबाल किया था और उसे अंदर ले जाते हुए कहा। अंदर लॉन्च में डॉक्टर सब्त अली और उनकी बीवी से उसका तारुफ करवाया गया। वो बड़े तबाक से मिले। इमामा के चेहरे पर इतनी जरा जिंदगी और परेशानी थी कि डॉक्टर सब्त अली को उस पर तरस आया। मैं खाना लगवाती हूँ मरियम, तुम उसे उसका कमरा दिखा दो ताकि एक कपड़े चेंज कर ले, सब्त अली की बीवी ने मरियम से कहा। वो जब कपड़े बदल कर आई तो नाश्ता लग चुका था। उसने खामोशी से नाश्ता किया। इमामा, अब आप जाकर सो जाए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को वापसी पर हम आपके मसले पर बात करेंगे, डॉक्टर सब्त अली ने उसे नाश्ता खत्म करते देखकर कहा। मरियम, तुम उसे कमरे में ले जाओ। वो खुद लॉन्च से निकल गए। वो मरियम के साथ अपने कमरे में चली आई। इमामा, अब तुम सो जाओ। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम पिछले कई घंटों से नहीं सोई। आमतौर पर थकान और परेशानी में नींद नहीं आती और तुम इस वक्त उसका शिकार होगी। मैं तुम्हें कोई टैबलेट ला कर देती हूँ। अगर नींद आ गई तो ठीक, वरना टैबलेट ले लेना। वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद उसकी वापसी हुई। पानी का ग्लास और टैबलेट बेड साइड टेबल पर रखते हुए उसने कहा, तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम समझोगे तुम अपने घर में हो। वो कमरे की लाइट ऑफ करते एक बार फिर कमरे से बाहर निकल गई। सुबह के 9:30 बज रहे थे, मगर अभी तक बाहर बहुत धुंध थी और कमरे की खिड़कियों पर पर्दे होने की वजह से कमरे में अंधेरा कुछ और गहरा हो गया था। उसने किसी मामूल की तरह टैबलेट पानी के साथ निकल ली। उसके बगैर नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके जहन में इतने बहुत से ख्यालात आ रहे थे कि बेड पर लेटकर नींद का इंतजार करना मुश्किल हो जाता। चंद मिनटों के बाद उसने अपने आज़ा पर एक गनूदगी तारी होती महसूस की। वो जिस वक्त दोबारा उठी उस वक्त कमरा मुकम्मल तौर पर तारीक हो चुका था। बेड से उठकर दीवार की तरफ गई और उसने लाइट जला दी।
वॉल क्लॉक पर रात के 11:30 बजे थे। वो फौरी तौर पर अंदाजा नहीं कर सकी कि ये इतनी लंबी नींद टैबलेट का असर थी या फिर पिछले कई दिनों से सही तौर पर न सो सकने की। जो कुछ भी था वो सुबह से बहुत बेहतर हालत में थी। उसे बेहद भूख लग रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि घर के अफराद इस वक्त जाग रहे होंगे या नहीं। बहुत आहिस्तगी से वो दरवाज़ा खोलकर लॉन्च में निकल आई। डॉक्टर सब्त अली लॉन्च के एक सोफे पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उन्होंने सर उठाकर देखा और उसे देखकर मुस्कुराए। अच्छी नींद आई? वो बड़ी बशाशत से बोले। जी, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अब ऐसा करें कि वो सामने किचन है, वहाँ चली जाएं। खाना रखा हुआ है, गरम करें, वहाँ टेबल पर ही खा लें। उसके बाद चाय के 2 कप बनाएं और यहाँ आ जाएं। वो कुछ कहे बगैर किचन में चली गई। फ्रिज में रखा हुआ खाना निकाल कर उसने गर्म किया और खाने के बाद चाय लेकर लॉन्च में आ गई। चाय का 1 कप बनाकर उसने डॉक्टर सब्त अली को दिया। वो किताब मेज पर रख चुके थे। दूसरा कप लेकर उनके बिलमुकाबिल दूसरे सोफे पर बैठ गई। वो अंदाजा कर चुकी थी कि वो उससे कुछ बातें करना चाहते थे। चाय बहुत अच्छी है, उन्होंने एक सिप लेकर मुस्कुराते हुए कहा। वो इतनी नर्वस थी कि उनकी तारीफ पर मुस्कुरा सकी न शुक्रिया अदा कर सकी। वो सिर्फ उन्हें देखती रही। इमामा, आपने जो फैसला किया उसके सही होने में कोई 2 राय नहीं हो सकती, मगर फैसला बहुत बड़ा है और इतने बड़े फैसले करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर इस कम उम्र में। मगर बाज़ दफ़ा फैसले करने के लिए इतनी जुरात की ज़रूरत नहीं होती जितनी उन पर कायम रहने के लिए होती है। आपको कुछ अर्सा बाद उसका अंदाज़ा होगा। वो बड़े ठहरे हुए लहजे में कह रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मजहब की तब्दीली का फैसला सिर्फ मजहब के लिए है या कोई और वजह भी है? वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा वाज़िया तौर पर इस सवाल पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी लड़के में दिलचस्पी रखती हैं और उसके कहने पर या उसके लिए आपने घर से निकलने का फैसला किया हो या मजहब बदलने का? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये मत सोचना कि अगर ऐसी कोई वजह होगी तो मैं आपको बुरा समझूंगा या आपकी मदद नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे उस लड़के और उसके घर वालों से भी मिलना होगा। डॉक्टर सब्त अब सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। उस वक्त इमामा को पहली बार मरियम से इतनी देर से राब्ता करने पर पछतावा हुआ। अगर सालार की बजाय डॉक्टर सब्त जलाल से या उसके घर वालों से बात करते तो शायद उसने बोझल दिल से नफ़ी में सर हिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको वाकई यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है? उन्होंने एक बार फिर पुरसुकून अंदाज में उससे कहा। जी, मैंने इस्लाम किसी लड़के के लिए कबूल नहीं किया। वो इस बार झूठ नहीं बोल रही थी। उसने इस्लाम वाकई जलाल अंसर के लिए कबूल नहीं किया था। फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे अंदाज़ा है। आपके वालिद हाशिम मुबीन साहब से मैं वाकिफ़ हूँ। जमात के बहुत सरगर्म और बारसूख लीडर हैं और आपका उनके मजहब से ताइब होकर इस तरह घर से चले आना उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। आपको ढूंढने और वापस ले जाने के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देंगे, मगर मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। घर आपने छोड़ दिया है, अब आप आगे क्या करेंगी? इमामा को अंदेशा हुआ कि उससे कोर्ट में जाने का मशवरा देंगी। मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, मैं किसी के भी सामने आना नहीं चाहती। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सामने आकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर आप क्या करना चाहती हैं? उन्होंने बगौर उसे देखते हुए पूछा। सामने ना आने का मतलब यह है कि आप मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडीज जारी नहीं रख सकेंगी। मैं जानती हूँ, उसने चाय का कप रखते हुए अफसरदगी से कहा। मैं वैसे भी खुद तो मेडिकल की तालीम अफोर्ड कर भी नहीं सकती, और अगर किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में किसी दूसरे शहर या सूबे में आपकी माइग्रेशन करवा दी जाए तो? नहीं, वो मुझे ढूंढ लेंगे। उनके जहन में भी सबसे पहले यही आएगा कि मैं माइग्रेशन करवाने की कोशिश करूँगी, और इतने थोड़े से मेडिकल कॉलेज में मुझे ढूंढना बहुत आसान काम है। फिर मैं बीएससी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मगर किसी दूसरे शहर में। लाहौर में एक कॉलेज छान मारेंगे। मैं अपना नाम भी बदलवाना चाहती हूँ। अगर आप उन दोनों कामों में मेरी मदद कर सके तो मैं बहुत एहसानमंद रहूँगी। डॉक्टर सब्त अली बहुत देर खामोश रहे। वो किसी गहरी सोच में गुम थे। फिर उन्होंने एक गहरा सांस लिया। इमामा, अभी कुछ अर्सा आपको यहीं रहना चाहिए। पहले तो ये देखना है कि आपके घर वाले आपकी तलाश में क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। चंद हफ्ते इंतज़ार करते, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں. آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتے, میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گا. اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا. آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا. انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیاں دی تھی. اسے ڈاکٹر سبتالی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے. وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی. دوسرے دن ڈاکٹر سبتالی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے. صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں. اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا. آؤ امامہ بیٹھو. اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبتالی نے اس سے کہا. وہ اپنے ٹیبل کے ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے. وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی. آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے اور کیا کر رہے ہیں. انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا. اس سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا. وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے. اس کے چہرے کی فق ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام ماں کے لیے اجنبی نہیں تھا. سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے, اس نے اٹکتے ہوئے کہا. اس نے میری بہت مدد کی گھر سے نکلنے میں. اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا. وہ دانستہ رک گئی. کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گمگو میں تھی. آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں. امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی. اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے. اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا. نہیں, یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا. اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا, لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی, کوئی دوسری لڑکی تھی, اس کی کوئی گرل فرینڈ, اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے. ڈاکٹر سبتالی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی. پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی. اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے. امامہ کیسا لڑکا ہے سالار سکندر؟ ڈاکٹر سب نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا. بہت برا. بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا. بہت ہی برا. مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھیں کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے. پھر؟ ہاں, اس نے میری مدد کی ہے, مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے. میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی. اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب. اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے, ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے. وہ ذہنی مریض ہے. پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے, عجیب حرکتیں کرتا ہے. امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہتی. ڈاکٹر سبتالی نے سر ہلایا. پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے اور سبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے. سبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے, مگر مریم نے سبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں. اب سبیحہ سے رابطہ مت کریں, اسے فون بھی مت کریں کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے. بلکہ اب آپ کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا, نہ ہی یہاں سے باہر جانا. انہوں نے اسے ہدایت دی. میرے پاس موبائل, اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی. وہ چونکی. آپ کا موبائل ہے؟ نہیں, اس لڑکے سالار کا ہے. وہ سالار تک پہنچ گئی تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے. وہ بات کرتے کرتے رک گئی. جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی. نہیں, وہ میں نے سبیحہ کے گھر سے کی تھی. اب آپ اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا نہ کال ریسیو کرنا. وہ کچھ مطمئن ہو گئی. اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سب سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھی. ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے مگر وہ بے حد باوثوق تھے. اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا. میڈیکل کالج, ہاسپٹل, کلاس فیلوز, ہاسٹل, روم میٹس اور فرینڈز. ہاشم مبی نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا. میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا. وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے, مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے. ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی. وہ لوگ سبیحہ تک پہنچ گئے تھے مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی. شاید یہ سبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امام اپنے گھر سے چلی آئی تھی, ورنہ شاید سبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا.
मरियम ने सबिहा को इमामा के अपने यहाँ मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था। उसने मुकम्मल तौर पर यूँ ज़ाहिर किया था जैसे इमामा की इस तरह की गुमशुदगी बाकी स्टूडेंट्स की तरह उसके लिए भी हैरानकुन बात थी। चंद हफ्ते गुजर जाने के बाद जब इमामा को यकीन होगा कि वो डॉक्टर सब्ताली के यहाँ महफूज है और कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो उसने सालार सिकंदर को फ़ोन किया। वो उससे निकाह के पेपर्स लेना चाहती थी और तब पहली बार ये जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि सालार ने न तो तलाक हक उसे तफवीज़ किया था, न ही वो उसे तलाक देने का इरादा रखता था। डॉक्टर सब्ताली के घर पहुंचने के बाद उसने पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल किया था और वो भी किसी को बताए बगैर। सालार से फ़ोन पर बात करने के बाद उसे अपनी हिमाकत का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे सालार जैसे शख्स पर कभी भी उस हद तक एतमाद नहीं करना चाहिए था और उसे पेपर्स को देखने में कितना वक्त लग सकता था जो उसने उन्हें देखने से इज्तनाब किया। और फिर आखिर उसने पेपर्स की कॉपी फौरी तौर पर उससे क्यों नहीं ली? कम अज़ कम उस वक्त जो अपने घर से निकल आई थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो शख्स उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया था और आइंदा आने वाले दिनों में वो अब हर बात पर पछता रही थी। अगर उसे अंदाज़ा होता कि वो डॉक्टर सब्ताली जैसे आदमी के पास पहुंच जाएगी तो कभी भी निकाह करने की हिमाकत न करती और सालार जैसे आदमी के साथ तो कभी भी नहीं। और अगर उसे यकीन होता कि डॉक्टर सब्ताली हर हालत में उसकी मदद करेंगे तो कम अज़ कम सालार के बारे में उनसे झूठ न बोलती, तो फिर वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेते। मगर अब जब वो उन्हें बड़े दावे और यकीन के साथ यकीन दिला चुकी थी कि वो किसी लड़के के साथ किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं थी, तो उस निकाह का इंकशाफ हुआ और वो भी उस लड़के के साथ जिसकी बुराइयों के बारे में डॉक्टर सब्ताली से बात कर चुकी थी और जिसके बारे में वो ये भी जानते थे कि इमामा के वालिदैन ने उसके खिलाफ अगवा का केस फाइल किया था। वो नहीं जानती थी कि वो अगर अब डॉक्टर सब्ताली को हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेगी तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, और कम अज़ कम उस वक्त वाहिद ठिकाना खोने के लिए तैयार नहीं थी। अगले कई दिन उसकी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुस्तक़बिल एकदम भूत बन गया था और सालार सिकंदर उसे उस शख्स से इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि अगर उसके सामने आ जाता तो उसे शूट कर देती। उसे अजीब अजीब खदशे और अंदेशे तंग करते रहते। पहले अगर उसे सिर्फ अपने घरवाला का खौफ था तो अब उस खौफ के साथ सालार का खौफ भी शामिल हो गया था। अगर उसने मेरी तलाश शुरू कर दी और उसके साथ ही उसकी हालत गैर होने लगी, उसका वजन एकदम कम होने लगा। वो पहले भी खामोश रहती थी मगर उसकी खामोशी में और इजाफा हो गया था। वो शदीद जहनी दबाव में थी और ये सब कुछ डॉक्टर सब्ताली और उनके घर वालों से पोशीदा नहीं था। उन सब ने उससे बारी बारी उन अचानक आने वाली तब्दीलियों की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें टालती रही। तुम पहले भी उदास और परेशान लगी थी मगर अब 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान लगती हो। क्या परेशानी है मामा? सबसे पहले मरियम ने उससे इस बारे में पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैं घर को मिस करती हूँ। इमामा ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। आखिर अब अचानक इतना क्यों मिस करने लगी उन्हें कि खाना पीना भूल गई हो? चेहरा जर्द हो गया, आंखों की गिर्द हल्के पड़ने लगी और वजन कम होता जा रहा है। क्या तुम बीमार होना चाहती हो? वो मरियम की कभी किसी बात को रद्द नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर कोई भी उसकी परेशानी का अंदाज़ा बआसानी लगा सकता है और शायद ये अंदाज़ा भी एक कि परेशानी किसी नए मसले का नतीजा थी। मगर वो इस मामले में बेबस थी। वो सालार के साथ होने वाली निकाह उससे मुतअल्लिका खदशात को अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। मुझे अब अपने घर वाले ज़्यादा याद आने लगे। जो दिन गुजर रहे थे मुझे ज़्यादा याद आ रहे हैं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में उससे कहा। और ये झूठ नहीं था, उसे वाकई अब अपने घर वाले बहुत पहले से ज़्यादा याद आने लगे थे। वो कभी भी इतना लंबा अरसा उनसे अलग नहीं रही थी और वो भी मुकम्मल तौर पर इस तरह कटकर। लाहौर हॉस्टल में रहते हुए भी वो महीने में एक बार ज़रूर इस्लामाबाद जाती और 1-2 बार वसीम या हाशिम बिन लाहौर से मिलने चले आते और फ़ोन तो अक्सर ही करती थी। मगर अब एकदम उसे यूँ लगने लगा था जैसे वो समंदर में मौजूद किसी वीरान जजीरे पर आन बैठी हो जहाँ दूर दूर तक कोई था ही नहीं। और वो चेहरे जिनसे उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी वो ख्वाबों और ख्यालों के अलावा नज़र आ ही नहीं सकते थे। पता नहीं मरियम उसके जवाब से मुतमईन हुई या नहीं, मगर उसने मौजू बदल दिया था। शायद उसने सोचा होगा कि इस तरह उसका जहन बिट जाएगा।
डॉक्टर सब्ताली की 3 बेटियां थीं। मरियम उनकी तीसरी बेटी थी। उनकी बड़ी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मरियम अभी मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। डॉक्टर सब ने इमामा को अपनी बड़ी दोनों बेटियों से भी मुतारिफ करवाया था। वो दोनों बैरून शहर मुकीम थे और उनका राब्ता ज़्यादातर फ़ोन के ज़रिए होता था, मगर ये इत्तेफाक ही था कि इमामा के वहाँ आने के चंद हफ्तों के दौरान वो दोनों बारी बारी कुछ दिनों के वहाँ आए। इमामा से उनका रवैया मरियम से मुख्तलिफ नहीं था। उनके रवैये में उसके लिए मोहब्बत और मानूसियत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इमामा को उन्हें देखकर हमेशा अपनी बड़ी बहनें याद आ जाती और फिर जैसे सब कुछ याद आ जाता, अपना घर, बाबा, बड़े भाई वसीम और सद से इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। उनकी जमात के बाअसर खानदान अपने घरों में औलाद होने के बावजूद बेसहारा यतीम बच्चों में से किसी एक लड़की को गोद में लेने लगे थे। ये अपनी जमात के अफराद के मुस्तकबिल में तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशों का एक ज़रूरी हिस्सा थी। ऐसा बच्चा हमेशा आम मुसलमानों के बच्चों में से ही होता और हमेशा लड़का होता। साथ भी उसी सिलसिले में बहुत छोटी उम्र में उसके घर आया था वो उस वक्त स्कूल के आखिरी सालों में थी और उसे घर में होने वाले उस अजीब इजाफे ने कुछ हैरान किया था। हम लोगों ने अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करने के लिए साद को गोद लिया है, ताकि हम भी दूसरे लोगों पर एहसानात कर सकें और नेकी का ये सिलसिला जारी रहे। उसकी अम्मी ने उसकी इस्तिफसार पर उसे बताया, तुम समझो तुम्हारा छोटा भाई है। तब उसे अपने बाबा और अम्मी पर बहुत फख्र हुआ था। वो कितने अजीम लोग थे कि एक बेसहारा बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए घर ले आए थे, उसे अपना नाम दे रहे थे, अल्लाह की अता कुर्दा नियामतों को उसके साथ बांट रहे थे। उसने तब गौर नहीं किया था कि ऐसा एक बच्चा उसके ताया अज़म के घर पर भी क्यों था, ऐसा एक बच्चा उसके छोटे चचा के घर पर भी क्यों था। ऐसे ही बहुत से दूसरे बच्चे उनके जाने वाले कुछ और बाअसर खानदानों के घर पर क्यों थे। उसके लिए बस यही काफ़ी थी कि वो एक अच्छा काम कर रही थी, उनकी जमात एक अच्छे काम की तरवीज कर रही थी। ये उसने बहुत बात जाना था कि उस अच्छे काम की हकीकत क्या थी। सद उसे बहुत मानूस था। उसका ज़्यादा वक्त इमामा के साथ ही गुजरता था। वो शुरू के कई साल इमामा के कमरे में उसके बेड पर ही सोता रहा। इस्लाम कबूल करने के बाद मेडिकल कॉलेज से वो जब भी इस्लामाबाद आती, वो ज़ात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताती रहती। वो इतना छोटा था कि किसी चीज़ को मुंतकी तरीके से नहीं समझाया जा सकता था, मगर उससे सिर्फ एक बात कहती रहती, जैसे अल्लाह एक होता है, इसी तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही हैं, उनसा कोई और नहीं हो सकता। वो उसे साथ ये ताकीद भी करती रहती कि उन दोनों की आपस की बातों के बारे में किसी को भी नहीं बताए, और इमामा ये भी जानती थी कि उसकी ये कोशिश बेकार थी। सद को भी बचपन से ही मजहबी इज्तिमाआत में ले जाया जाने लगा और उस असर को कबूल कर रहा था। वो हमेशा ये सोचती कि मेडिकल की तालीम के बाद सद को लेकर अपने घर वालों से अलग हो जाएगी, और वो भी जानती थी कि किस कदर मुश्किल काम था। उसने घर से भागते हुए भी सद को अपने साथ ले आने का सोचा था, मगर ये काम नामुमकिन था। वो नहीं चाहती थी कि उसे लाते हुए खुद भी पकड़ी जाए। उसे वहाँ छोड़ आई थी, और अब डॉक्टर सब के यहाँ पहुँच जाने के बाद उसे उसका बार बार ख्याल आता, अगर वो किसी तरह उसे वहाँ से ले आती तो वो भी उस दलदल से निकल सकता था। मगर उन तमाम सोचों, तमाम ख्यालों ने अपने घर वालों के लिए उसकी मोहब्बत को कम नहीं किया, न अपने घर वालों के लिए, न जलाल अंसर के लिए। उनका ख्याल आने पर रोना शुरू होती तो सारी रात रोती ही रहती। शुरू के दिनों में वो एक अलग कमरे में थी और मरियम को उसका अंदाजा नहीं था, मगर एक रात वो अचानक उसके कमरे में अपनी कोई किताब लेने आई। रात के पिछले पहर से कतन ये अंदाजा नहीं था कि इमामा जाग रही होगी, और न सिर्फ जाग रही थी बल्कि रो रही होगी। इमामा कमरे की लाइट ऑफ किए अपने बेड पर कंबल ओढ़े रो रही थी। जब अचानक दरवाज़ा खुला तो उसने कंबल से चेहरे को ढांप लिया। वो नहीं जानती थी मरियम को कैसे उसके जागने का अंदाज़ा हुआ था। इमामा जाग रही हो, उसने इमामा को आवाज़ दी। इमामा ने हरकत नहीं की, मगर फिर मरियम उसकी तरफ चली आई और उसने कंबल उसके चेहरे से हटा दिया। मेरे अल्लाह, तुम रो रही हो? और इस वक्त उसके पास ही तशवीश के आलम में बेड पर बैठ गई। इमामा की आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसे सबसे ज़्यादा निदामत पकड़े जाने की थी। इसलिए तुम्हें रातों को नींद नहीं आती क्योंकि तुम रोती रहती और सुबह ये कह देती हो कि रात को सोने में दिक्कत हुई, इसलिए आंखें सूजी हुई हैं। बस तुम आज से यहाँ नहीं सोगी, उठो, मेरे कमरे में चलो। उसने कुछ ब्राह्मी के आले में उसे खींच कर उठाया। इमामा एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी, उस वक्त बेहद शर्मिंदा थी। मरियम ने उसके
बाद उसे अपने कमरे में ही सुलाना शुरू कर दिया। रातों को देर तक रोने का वो सिलसिला ख़त्म हो गया, मगर नींद पर उसका अब भी कोई इख्तियार नहीं था। उसे नींद बहुत देर से आती थी। कई बार मरियम की अदम मौजूदगी में उसकी मेडिकल की किताबें देखती और उसका दिल भर आता। वो जानती थी सब कुछ बहुत पीछे रह गया था। सुबह मरियम और डॉक्टर सब के घर से चले जाने के बाद वो सारा दिन आंटी के साथ गुजार देती, या शायद वो सारा दिन उनके साथ रहने की कोशिश करती थी। वो उसे अकेला न रहने देने की कोशिश में मसरूफ़ रहती थी, मगर उनके साथ होते हुए भी वो पता नहीं किन किन सोचों में डूबी रहती थी। उसने सालार के साथ दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी उसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी ज़हनी परेशानी में इजाफा के अलावा उस राब्ते से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था।